तो दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि हमारा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। उसके पिछली क्लास में हम लोगों ने उसके फार्मूले और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की चीज़ों पे बात की थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है, पिछली वाली या उसके पहले वाली, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उसको देखे आगे चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहेंगी बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप उसे ज़रूर देखें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था कि ये जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली पैरेललोपाइप्ड का जो है वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। हमने उसको करके भी दिखाया था और हम उसको अब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से वो पिछली क्लास का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। और आज हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी का। कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक सी, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले से लिख लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इस चीज़ में अगर हमने के लगाया है तो इसका ये मतलब है कि हमने ये जो ए वेक्टर है इसमें हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया है और वो बराबर हो गया है के इंटू इस अपने पुराने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। हम इसको अभी बाद में देखेंगे कैसे ये हो गया। पहले हम प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लें क्या क्या वो हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी का, और ये बराबर होगा बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट का और उसमें डॉट प्रोडक्ट ए का। अब ये पूरी चीज़ कैसे हो गई ये भी हम सीखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो तीसरी में क्या है, बेसिकली ए के साथ हमने बी का जो है एडिशन कर दिया है वेक्टर का, और उसके बाद जो दो वेक्टर हैं वो है सी और डी, और ये बाद में बन गया है एक एडिशन हो गया है इन दो ब्रैकेट्स का, जो कि है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। एक है ए सी डी और एक है बी सी डी। हम इसको भी देखेंगे कैसे ये हो गया। पर वो सारी चीज़ें देखने से पहले मैं बता दूं कि चूँकि हमने इसके फार्मूले को जो डिराइव किया था, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फार्मूले को जो हमने डिराइव किया था, तो उसमें हमने बताया था कि ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेसिकली उसी से ही डिफ़ाइन होंगी। हमें डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मैं बात भी करूँगा उसके बारे में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वही है कि हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हम अभी तक हम लोगों ने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम 3 अलग वेक्टर लेते थे ए बी सी, यहाँ पे हमने लिया है ए बी, और ये होगा 0। ये कैसे 0 होगा हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारी 5वीं प्रॉपर्टी जो है थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी एंड सी टू बी कोप्लेनर इज इतना, यानी हमारा इन तीनों से बनने वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो 0 होगा। इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने पहली प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली प्रॉपर्टी हमारी है ठीक है। अब इस चीज़ को हम अगर अब डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे के A1। आपको ध्यान होगा इस पूरे चीज़ को हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखते थे, और मैंने बताया भी था कि जब मैं वेक्टर ए लिखूं या वेक्टर बी लिखूं या वेक्टर सी लिखूं, तो हम उसे मान के चलते हैं कि वो वेक्टर ए बराबर होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, या बी वेक्टर लिखता हूँ तो उसको B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, मतलब उसके तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं। मैंने अपनी सबसे पहली क्लास में बात की थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो और हम जब इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते थे तो हम कहते थे कि सबसे पहले
जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, पहला वेक्टर है, उसके सारे कंपोनेंट्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ए में के से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा KA1 KA2 KA3। अब इसका जो दूसरा कॉलम होगा उसको हम लिखेंगे B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में किसी भी कॉलम में अगर किसी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 तीनों में हमने K से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हम K को हम बाहर लेके उसको लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन होगा, मैंने उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया था। तो हम उस एंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई हो उसको बाहर निकाल लेंगे और हम लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बात बहुत बेसिक है। और यही चीज़ अगर हमारा ये पूरा मैट्रिक्स ना हो के मैट्रिसेस ना हो के अगर ये डिटर्मिनेंट्स ना हो के अगर ये मैट्रिसेस होता तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे अगर हम किसी मैट्रिक्स को हम अगर किसी एंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन के आता, इसके सारे एलिमेंट्स में वो K से मल्टीप्लाई हो जाता। तीनों रो में वो K से मल्टीप्लाई होता, इसमें भी होता इसमें भी होता। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की, यहाँ पर हम मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब वो कन्फ्यूज नहीं होना है, मेरा यहाँ पे वो बताने का मतलब यही था कि आप कन्फ्यूज ना होए कि मैट्रिक्स में अगर हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिटर्मिनेंट्स में केवल वो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया। और ये फाइनली क्या बन के आया, ये बन जाएगा हमारा K इंटू, इसे तो हम लोग जानते ही हैं, ये हमारा अपना ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये ABC। और वही सारी चीज़ ये ऊपर वाली लिखी हुई है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, उसी के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इन्होंने कहा है कि, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर हम A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसको बाद में हम C से डॉट प्रोडक्ट लें, वो बराबर होगा हमारे A के डॉट प्रोडक्ट B और C के क्रॉस प्रोडक्ट से। अब हमने जब इस चीज़ को शुरू किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, हमने वहाँ पे एक चीज़ की बात की थी कि हम इसको लिख सकते हैं अपने इस पूरे ये जो चीज़ है हमारी, ये लिखने का जो फॉर्मेट है उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C के। यानी कि जो हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है A और B के बीच से और B और C के बीच। मतलब हमारा कहने का ये मतलब था कि हम तीन वेक्टर्स लेते हैं A B C और वहाँ पे हमें बेसिकली दो ऑपरेशंस करने होते हैं, एक हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, एक हमें डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये मैंने बात की हुई है लेकिन मैं फिर से बात कर ले रहा हूँ। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हमने बताया था ये दोनों बराबर होंगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ बात की थी कि यहाँ पे जो A B C का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह आना चाहिए कि A के बाद B आए और B के बाद C और C के बाद A आए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे A के बाद B है, B के बाद C है, ठीक उसी तरह B के बाद C है और C के बाद A है। इसमें भी देखिए C के बाद A है, A के बाद B है। यानी हमारा
ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए आने का जो साइकिल है, वो साइक्लिक परम्यूटेशन है, वो मेंटेन हो रहा है। हमने ये बात की थी कि ये सारी चीज़ें, ये तीनों बराबर होंगी, और बराबर भी हमने दिखाया था डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, कि हमने उसको लिखा था। हमारा ये कुछ इस तरीके से आया था, जैसे अभी हमने ऊपर भी लिखा था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा पहले वाला आया था। उसके बाद हमने इसमें रो का एक्सचेंज कर दिया था एक दूसरे से, तो हमने इसको इससे एक्सचेंज किया था और इसको इससे, फिर हमने इसको इससे करके इसको इससे, यानी 2 एक्सचेंज के बाद हमने अपनी इस क्वांटिटी को प्राप्त किया था। उसमें फिर से 2 एक्सचेंज के बाद हमने इसको प्राप्त किया था। तो हमने बात की थी कि ये सारी चीज़ें बराबर हैं, और हमने अपने पिछले लेक्चर में जब हम इसके फार्मूले को डिराइव कर रहे थे, तो हमने इसको डिराइव भी किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखेंगे वहाँ पे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने वहाँ पे एकदम विस्तार में बताया हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। अब वही चीज़ देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़। अच्छा, एक चीज़ और भी देखते हैं, ये फाइनल जो बन के आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, और ये भी बन के आ रहा है वो इस फॉर्म में ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे चाहे इस ऑपरेशन को यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, या दोनों को इंटरचेंज कर दे, फाइनल जो हमारा डिटर्मिनेंट्स बन के आएगा वो तो इसी फॉर्मेट में आएगा ना, वो तो इसी फॉर्मेट में आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो बस, और अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पसंद तो आप जो मैंने अभी बताया है यहाँ इसके थ्रू यहाँ पे इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा वो डिटर्मिनेंट्स में ही आएगा, और वो दोनों, वो सारी चीज़ें आपस में इंटरचेंज होने के बाद जो नई चीज़ बनेगी वो भी यही होगी। चाहे इससे आप इसे बनाएं या इससे आप इसे बनाएं, दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी। बस कुछ इंटरचेंज करने होंगे, जिससे के बाद, और वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वो इवन इंटरचेंज होने चाहिए, नहीं तो वैल्यू में हमारे बदलाव आ जाता है, निगेटिव हो जाता है। अगर हम ऑड इंटरचेंज करते हैं, 1 2 1 3 5 करते हैं, या इवन करेंगे 2 4, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, और ये दोनों बराबर ही होंगे। तो ये हो गया, बहुत बेसिक है। अगर आपको देखना हो तो आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रख के इन दोनों को देख लेंगे, 2 इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो एक से दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी थी, अब इसे करने में तो फिर चलिए मैं इसे फिर भी मैं कर ही देता हूँ। ये है मैं इसे पूरा नहीं करूँगा, मैं बस बता दूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसे हमने कहा कि हम प्लस आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और इसका आपको वैल्यू दिमाग में अपने रखना है कि ये फाइनल, मतलब ये अंत में जाके ये लास्ट में जाके ये, हाँ अब ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बनेगा। तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसका वैल्यू लास्ट में जो है डिटर्मिनेंट्स ही होगा, और आपको यहाँ ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म लेगा या क्या नहीं, ये केवल डिटर्मिनेंट्स होगा। हमने उसको डिराइव भी किया था। अब आपने मैं डिटर्मिनेंट्स के एडिशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो वही है यहाँ पे बेसिकली, कि अगर हम कुछ ऐसा करें, A1 + B1 A2 + B2 मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं बात करूँगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट्स है, कुछ इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस, अब फिर से हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे। अब जो ये ऐड हुए हैं हमारे
ये सारे एलिमेंट। अब उसको हम लिख लेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। हमने पहले इन एलिमेंट्स से, मैं बता रहा हूँ कि नहीं, हमने पहले A1 A2 A3 लिया, उससे एक डिटर्मिनेंट्स बनाया, फिर हमने बीच में एडिशन का साइन लगा के हमने फिर दूसरा जो डिटर्मिनेंट्स बनाया उसमें हमने B1 B2 और B3 को अपने एलिमेंट्स बनाए। बाकी दोनों डिटर्मिनेंट्स में आप देख रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट्स सेम ही हैं। तो ये सिंपल था, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल एडिशन है। हम सब जानते हैं कि कॉलम में किसी एलिमेंट्स का अगर एडिशन हुआ है तो उसको हम जब डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख के उनको ऐड कर सकते हैं। यही बेसिक चीज़ थी, इसमें कोई नहीं था। चौथी प्रॉपर्टी, यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू होगा। चौथी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो आप ये कुछ ये है इस तरीके से 0। अब इसको देखने के, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के हमारे दो तरीके हैं। एक है एकदम मतलब रॉ तरीका हमारा है, हम यहाँ से इसके फार्मूले को लिख लें, फिर उसको हम देख लें। इसको फार्मूले को भी लिखेंगे तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में होता है A1 A2 A3, फिर से A वेक्टर ही है तो फिर से ये A1 A2 A3 होगा। उसके बाद B1 B2 B3। अब फिर ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। तो अगर दो कॉलम एक दूसरे के बराबर हैं तो वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। ये तो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमने इसे देख लिया। या फिर इसको जो समझने का एक ज्योमेट्रिकल वे है, उससे हमारी चीज़ें काफ़ी क्लियर भी हो जाएंगी इसके बारे में, और वो हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी, हमें आगे भी उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और जानकारी भी हमारी बढ़ेगी। तो वो क्या था, अब देखिए हमने कहा था कि इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए हमारे पास 3 वेक्टर हैं, बेसिकली 2 ही हैं। उसमें से 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर एक बराबर हैं, A है, ये भी A है और दूसरा B है। अब देखिए हमने बात की थी कुछ एक लेक्चर्स पहले कि जब हम किन्हीं 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं तो वो जो नया वेक्टर बन के आता है, उसे मान लीजिए हम C कह देते हैं, वो जो नया वेक्टर बन के आता है वो इन दोनों पुराने वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम, आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा, और हमने यहाँ पे एक n कैप बताया था, एक यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, A और B के। तो अगर हम माने कि A और B हमारे इस प्लेन में है, इस पेपर के प्लेन में जिसमें मैं सवाल को ये सारे डिराइव कर रहा हूँ, ये हमारा जो प्लेन है ये वाला, अगर हमारा इस प्लेन में है ये A और B वेक्टर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो या तो प्लेन के अंदर होगा या प्लेन के बाहर होगा। तो अब यहाँ से देखिए A और B के, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, A और B के जो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमारा कोई नया वेक्टर आएगा C, जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के प्लेन से। यानी कि ये जो नया वेक्टर हमारा C आया है ये A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान में देने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो यहाँ से C आएगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है, अब बचा जो हमारा A वेक्टर डॉट C वेक्टर। C क्या है, C है इसका सॉल्यूशन, और अभी हमें डॉट प्रोडक्ट करना बाकी रह गया है इससे और इससे, A और C का। तो अभी हमने बात की C वेक्टर परपेंडिकुलर है A और
सी के, ए और बी के, माफ़ करिएगा, ए और बी के, तो अगर हम उसी सी का डॉट प्रोडक्ट लें ए से तो जीरो ही आना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए मॉड सी कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं कि सी वेक्टर हमारा ए के परपेंडिकुलर है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 बन के आएगा। तो बस बेसिक सी बात है वही। देखिए, इसको समझने के दो तरीके हैं। हमने एक सीधा न्यूमेरिकल वे बता दिया कि हम इसके फार्मूले को लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसी हैं तो डिटर्मिनेंट्स का फाइनल वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। या इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमने दो वेक्टर्स लिए जो किसी एक प्लेन में है, हमने मान लिया कि वो प्लेन ये वाला है हमारा खुद का जिसमें हम नोट बना रहे हैं, और जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उसके बाद हमने फिर कहा है कि जो नया वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसका अगर इन्हीं दोनों वेक्टर में से किसी एक से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई चौथी प्रॉपर्टी। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी अपना देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी देखने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो से अधिक वेक्टर्स हैं या दो वेक्टर्स हैं तो उसको हम, चलिए उस बात को छोड़िए, पहले हम एक इस तरीके से बना ले रहे हैं अपना। एक हमारा ये प्लेन हो गया, एक हमारा ये प्लेन हो गया, और एक हो गया हमारा ये वाला प्लेन। तो बेसिकली आपको इसमें कोई बहुत अलग से इमेजिनेशन नहीं करना है, आपको मानना है कि आपकी घर की दीवारें हैं, ये हमारा फ्लोर्स हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट वॉल, ये फ्रंट वॉल हो गया, ये हमारा साइड वॉल हो गया, ये हमारा हो गया फ्लोर्स हो गया हमारा। तो आपको बस अपने कमरे की दीवार्स को इमेजिनेशन में लाना है। ये एक वॉल हो गई, ये हमारा दूसरा वॉल हो गया उसी से अटैच्ड, और ये हमारी हो गई तीसरी वॉल, यानी कि फ्लोर हो गई ये, और ये दोनों दीवारें हो गई आमने सामने, मतलब एक दूसरे से लगी हुई हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको मिटा दूँ। तो अगर हम आप कोई भी दो वेक्टर बनाइए इस चीज़ में। अब देखिए, हमारा ये दो वेक्टर है, हमने ए बनाया, ये आप इसको कुछ मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। चलिए, तो हमने बनाया यहाँ पे दो वेक्टर्स, एक को हमने कहा ए वेक्टर, एक को हमने कहा बी वेक्टर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आप अगर दो वेक्टर बना रहे हैं तो उन दो वेक्टर को आप किसी एक प्लेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वो दो वेक्टर एक प्लेन में होगी ही होगी। अब वो कोई भी प्लेन हो सकता है। अब देखिए, अगर इस प्लेन में है ये दोनों, अगर ये वेक्टर दोनों ऐसे हैं इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों इस प्लेन में डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में हैं। अगर यही वेक्टर, एक ये वेक्टर हमने मान लिया और एक हमने कहा कि नहीं हम दूसरा वेक्टर ये मानेंगे इससे परपेंडिकुलर या इससे अलग डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में हो जाएंगे, ये इस वाले प्लेन में, जो कि हमने पहले से बना रखा है अपना ये फ्लोर वाला प्लेन। और अगर हम कहेंगे कि नहीं हम इसको जो है एक ये मान लिए, फिर इसको हम एक कुछ ऐसे मान ले रहे हैं जो कि, तो यहाँ से जो वेक्टर बनेगा, सॉरी यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जा रहा है एक ही कलर से बार बार बनाने पे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए, बाद में बनाते वक्त
मैं फिर से बना लूँगा। तो ये हमारी 3 प्लेन थी। हमने बात की कि अगर हम इसमें लेते हैं इसको तो हमारा ये वाला प्लेन होगा, और अगर इसी वेक्टर और यहाँ से एक और वेक्टर खींचते हैं तो हमारा ये वाला प्लेन होगा। और अगर हम यहाँ से ये वाला वेक्टर लेते हैं और उसको हम ड्रॉ कर देते हैं किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में, तो वो हमारा ये वाला प्लेन होगा। उसको मैं सही से समझा नहीं पाया हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाँच-पाँच हो गया है इसमें, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गई इसमें। तो बेसिकली समझने की बात ये है कि आप एक स्पेस में कोई भी 2 वेक्टर खींचिए, वो एक प्लेन में ही आने हैं। वो कैसा भी प्लेन हो सकता है, वो चाहे ऐसा हो सकता है, या अगर आप मान लीजिए आपने एक वेक्टर ये बनाया और आपने एक ये बना दिया है, तो वो प्लेन ये भी हो सकता है। ये वाला आप देखेंगे इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर बन जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन में आप मैक्सिमम 2 वेक्टर्स बना सकते हैं जो कि नॉन ज़ीरो हों, मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की कुछ वैल्यू हो, ये ज़ीरो ना हो, और ये दोनों मतलब कोलिनियर ना हो। मतलब कोलिनियर का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ऐसे वेक्टर मैक्सिमम 2 वेक्टर ही ऐसे होते हैं जो हम एक प्लेन में बना सकते हैं। उन्हें बनाने को तो हम बहुत बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हमारे 2 वेक्टर्स हैं जिनको हम एक प्लेन में बना सकते हैं। ये क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं इसको अभी आगे से बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि 5 रूल को बताने के लिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 3 नॉन ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर। अब देखिए हमने 3 वेक्टर्स लिया है। अब बात यहाँ से भी समझ में आएगी, इसको मैं मिटा ही देता हूँ पूरा। अब इन्होंने कहा है 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी जो कि नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ये तीनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। ये कुछ तो हैं, ये ज़ीरो वेक्टर नहीं है, और ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मैंने बताया कि तीनों वेक्टर पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब हमने मान लिया कि हमने 2 वेक्टर बनाया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, मैं इसे मिला ही देता हूँ, और एक हमने कुछ ऐसे बना दिया। अब देखिए अब बताने का यहाँ उसका पर्पज़ क्या था वो। अब आप एक प्लेन बना सकते हो मैक्सिमम 2 वेक्टर्स लेके। आप देखो, आप अगर, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, आप अगर इस वेक्टर को और इसको लेते हो तो आप कहोगे कि हमारा ये प्लेन होगा जिसमें ये दोनों वेक्टर आएंगे। और अगर आप इस और इस वेक्टर को लेते हो तो आप कहोगे कि हमारा ये प्लेन होगा जिसमें ये दोनों वेक्टर्स तो हमारा ये प्लेन होगा जिसमें ये दोनों वेक्टर ये वाले और ये वाले आएंगे। उसी तरीके से अब अगर हमारा ये वाला और ये वाला हो तो हम कहेंगे ये कुछ इस तरीके का वेक्टर होगा जिसमें प्लेन होगा जिसमें ये आएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेक्टर से होके एक प्लेन जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में जहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और नॉन कोलिनियर हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 वेक्टर्स को लेके ही एक प्लेन बना सकते हैं। अगर आपने तीसरे को लेने की कोशिश की, आप ये वाला सिंपल प्लेन देखें अगर, तो इसमें हमारा 2 वेक्टर आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। इस वाले के लिए हमें उसके परपेंडिकुलर जाना पड़ रहा है बाहर वाले प्लेन में। और ठीक उसी तरीके से अगर हम ये वाला और इस वाले को लें, इस वाले को और इस वाले को, तो हमारा जो प्लेन होगा वो हमारा ये वाला प्लेन होगा, और फिर हमारा ये वाला बच जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था, इस कंडीशन में जहाँ पे वो नॉन ज़ीरो है, नॉन कोलिनियर हैं, हम एक प्लेन को गुजार सकते हैं केवल 2 वेक्टर से। तीसरे के लिए हमें फिर दूसरा प्लेन लेना ही पड़ेगा, वो एक लेन में नहीं आ सकते अगर वो नॉन कोलिनियर हैं। तो अब ये समझ में बात आ गई कि अगर नॉन कोलिनियर है तो मैक्सिमम 2 वेक्टर्स ही एक प्लेन में हो सकते हैं, तीसरा वाला अलग प्लेन में होगा। अब वो कोई 2 हो सकते हैं, ए बी हो सकता है या बी सी हो सकता है या ए सी हो सकता है,
एक वेक्टर बचना ही बचना है उस प्लेन से, क्योंकि हमने कहा है नॉन कोलिनियर, तो हम किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं तीनों वेक्टर्स को, लेकिन उन तीनों में से हम दो को एक प्लेन में ला सकते हैं, तीसरा वो उस प्लेन में नहीं आ सकता है, ऐसा हमने कहा नॉन कोलिनियर के कंडीशन में। अब हम अपनी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो उसमें है कि अगर तीनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन किसके लिए, इस चीज़ को होने के लिए, इस चीज़ को होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है तीनों कोप्लेनर हों। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, मतलब हमारा कोई ये एक प्लेन है, इसी में तीनों वेक्टर्स हमारे हों, तभी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब हमने मान लिया कि हमारा तीन वेक्टर कुछ हम अपने एक्सिस को मान के बनाते हैं। हमने कहा हमारा ये तीन एक्सिस हो गई है हमारी। अब देखिए तीन एक्सिस से हमारे तीन प्लेन बनेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमने कहा कि हमने अपने वेक्टर्स को कुछ ऐसे लिया है कि एक वेक्टर हमारा ऐसे है, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है, तीसरा वेक्टर हमारा ऐसे है। अब देखिए आप कहेंगे कि हमने इन दोनों वेक्टर को एक ही प्लेन में बना दिया है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। आप वो उसको बनाएंगे दो वेक्टर्स को तो वो एक प्लेन में आने ही आने हैं। तो यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए, हमें ज़्यादा रफ स्केच ना करना पड़े, हमने इसी प्लेन में मान लिया है, इस वाले पूरे प्लेन में मान लिया है हमारे दो वेक्टर्स हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए ये नॉन कोलिनियर है और ये नॉन जीरो है, मतलब इनका वैल्यू तो कुछ है ही है, ए वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर हैं, साथ ही साथ ये नॉन कोलिनियर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो ऐसे दो वेक्टर हम इस तरीके से मान ही सकते हैं। तीसरा वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब ये दोनों इस प्लेन में हो गए हैं, इस वाले प्लेन में, तो तीसरा वेक्टर हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना ही होना है। अब आप देखोगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा दो प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन है और एक तो ये वाला प्लेन है। अब अगर हम माने कि ये वाला प्लेन हमारा कॉपी का प्लेन है, तो इसका हम एक कुछ डायरेक्शन मानेंगे, ये प्लेन से निकलते हुए, बाहर निकलते हुए, और इसका हम मानेंगे ऊपर की तरफ, इसका हम परपेंडिकुलर मानेंगे डायरेक्शन। देखिए इन प्लेनों से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे आप, वही इनका डायरेक्शन होगा। हमने इसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में खींचा, ये इस प्लेन की डायरेक्शन हो गई। हमने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर खींचा, ये इस प्लेन की डायरेक्शन हो गई। हमने यहाँ से इस प्लेन से परपेंडिकुलर खींचा, ये इस प्लेन की डायरेक्शन होगी। अब ध्यान दीजिएगा तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये प्लेन के डायरेक्शन भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए ये वाला प्लेन की डायरेक्शन इधर है, ये वाले प्लेन की डायरेक्शन इधर है, तो ये 90 डिग्री। अब ये वाला प्लेन की डायरेक्शन इधर है, तो आपको वो नहीं देखना है कि इसके साथ वो, ये नहीं सोचना है कि इसके साथ ये कुछ एंगल यहाँ पे थीटा होगा, ना, यहाँ पे जो एंगल होगा, मैं पहले से मिटा देता हूँ, वो 90 ही होगा, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये है प्लेन से बाहर। तो एक आपकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, एक आपकी प्लेन से बाहर की तरफ है। ये अंदर भी हो सकती है या तो बाहर भी हो सकती है, लेकिन होगी यही दो डायरेक्शन। मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो आपकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, दूसरी है आपकी इस प्लेन के बाहर मैं मान ले रहा हूँ। तो ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि जो प्लेन के बाहर वाला होगा, ये प्लेन से हम एक परपेंडिकुलर बाहर की तरफ खींचेंगे और एक हमने परपेंडिकुलर पहले से खींच ही रखा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही होगा एंगल। ठीक उसी तरीके से इस प्लेन का और इस प्लेन का आप लेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही होगा। हमने तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स लिए हैं, तो उन प्लेन्स के बीच जो, उन प्लेन्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगी। तो मैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं मैं उसे मिटा देता हूँ। इतना सारा स्केच बनाने का मकसद सिर्फ बताना ही था ताकि आपको समझ में आए।
ओके, हमने बात की कि हमने इसे ए माना, इसे बी माना, हमने एक सी इधर माना। अभी के लिए हम मान रहे हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, तो हमने कहा दो वेक्टर से कोई एक प्लेन आ ही सकता है, मतलब दो वेक्टर को लेके एक प्लेन बनना ही बनना है। तो हमने उसको इस अपने पहले वाले प्लेन में मान लिया, तीसरा वेक्टर हमने इधर माना है। अब ये जो थ्योरम है हमारी, वो कह रही है कि ए बी सी को जीरो होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि सफिशिएंट कंडीशन में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि ये कोप्लेनर ही हों, ये तीनों कोप्लेनर हो, सॉरी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, कोप्लेनर हो। ये कोप्लेनर का मतलब ये जो तीसरा वाला वेक्टर है सी है, ये हमारा ये इसी प्लेन में किसी डायरेक्शन में हो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो वो इसी प्लेन में हमारा, यानी तीनों एक ही प्लेन में हो। तो वो कैसे होगा, अब देखिए। अब हमने माना है कि हमारे दोनों वेक्टर, पहले दो वेक्टर इस प्लेन में हैं और तीसरा वेक्टर इस प्लेन में है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हमारा बेसिकली होगा परपेंडिकुलर, प्लेन के बाहर। अभी हमने बात की थी, या तो इस प्लेन के बाहर होगा या फिर अंदर होगा, दो ही डायरेक्शंस हैं। तो वो हो गया, हमने प्लेन के बाहर मान लिया इसे कि ये जो है प्लेन के बाहर डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ। आपको अज्यूम करना है कि ये हमारा पूरा ये प्लेन है, ये सारी चीज़, और जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो ऊपर निकला हुआ होगा ऐसे प्लेन से। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन प्लेन के बाहर होगा, और बचा हमारा तीसरा वेक्टर सी। समझ रहे हैं आप, तीसरा वेक्टर सी है। और उन्होंने कहा है कि अब देखिए, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और एक तीसरे का डॉट प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को अगर जीरो होना है तो हमने कहा कि हमने इस दोनों का ले लिया है क्रॉस प्रोडक्ट, और वो कह रहे हैं हम कि कोई नया वेक्टर होगा सी, जो कि जिसकी हमने एक डायरेक्शन बता दी है, ये वाली। हमने बाहर इसको किया है। उसके बाद हमने कहा है कि इस पूरे चीज़ को जीरो होना है, तो अब ये जो सी आया है वो इस सी से इस दूसरे, इसको हमने मान लीजिए डी कह दिया है, तो ये जो डी आया है उसका सी से डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा ये कि हमारा जो दूसरा, अब देखिए यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद इस पूरी चीज़ को जीरो होना है, तो यानी सी को इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अब सी को इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो अब सी को इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। परपेंडिकुलर की तो दो डायरेक्शन है, एक हमने ये बताई, एक हमने ये बताई। तो अगर हम इन दोनों में से कोई ले लें, इन दोनों में से कोई एक ले लें, तो मान लीजिए हमने एक ये वाला ले लिया कि हमारा सी जो है, सी की डायरेक्शन इधर है। माफ़ कीजिए, मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं इस चीज़ को फिर से अगली क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, कुछ ज़रूरी काम की वजह से मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो सॉरी, मैं इस चीज़ को फिर से आगे बढ़ाऊँगा, मैं इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। इसको बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने इतना लंबा टाइम इसमें इसलिए लगाया है कि चूँकि बात समझ में आए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।